हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन, अ सेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 9th क्लास, प्लीज़ थोड़ा कमर कस लो क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम पास आ रहा है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप में से प्री बोर्ड्स दे रहे होंगे, दे चुके होंगे, देने वाले होंगे। तो प्री बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोगों ने चलाई हुई है, दैट इज़ वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और जहाँ तक रही मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात, जहाँ तक रही इज मैटर अराउंड दिस प्योर की बात, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात, उनके बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। दिस चैप्टर वॉज समथिंग दैट वॉज लेफ्ट, तो सोचा इसका भी इंपॉर्टेंट सवाल करा दूँ। तो मोटा मोटा केमिस्ट्री की सारी रेपोजिटरी आपके पास, साइंस का एग्जाम है उससे पहले फटाफट से 1.5 1.75x की स्पीड से जल्दी से रिवीजन कर डालो, ठीक है। तो इस वीडियो को भी बिल्कुल मिस नहीं करना है, मेरे साथ अभी के अभी इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो। मैं भी देखूँ आप लोगों की जो तैयारी जीत की है कितनी स्ट्रांग है। एंड एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर आपका पीछा आगे भी नहीं छोड़ेगा। दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइक योर बेस, ठीक है। तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें। मीनवाइल हर एक चैप्टर की जो वन शॉट वीडियो है वो भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, तो वन शॉट ज़रूर देखते रहना फॉर क्विक रिविजन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉमिस ऑल्सो वेदांतु, दैट गिव्स वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस कि आपका इम्प्रूवमेंट अगर आप वेदांतु के बच्चे हैं तो पक्का होगा, आपका इम्प्रूवमेंट गारंटीड है, वरना पैसे वापस। दैट्स वेदांतुज मोटो एज वेल। तो अगर आप वेदांतु के स्टूडेंट हैं, यू आर वेरी लकी। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। कर दिया है, शेयर कर दिया है, शेयर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपने 1-2 एक्स्ट्रा अकाउंट भी होते हैं ना, सबसे लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, भला उनका भी कर दो थोड़ा। एंड ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी एजी मैम इज़ एक्टिव ऑन इंस्टा टू, एंड दैट्स माई हैंडल Anubha_AG_, ठीक है। सॉर्टेड है। चलिए फिर तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे वो गोल्डन हार्ट वाला इमोजी चाहिए, सब के सब चैट में भेज दो। गोल्डन हार्ट, सही है ना, ऐसे ही होता है ना। गोल्डन हार्ट, एजी मैम का और मैम की एटम्स आर्मी का दिल, हम सबका दिल गोल्डन गोल्डन है। हाँ जी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल आप सबके सामने है। सवाल है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। थॉमसन, जे थॉमसन का मॉडल लिखा है यहाँ पे। जे थॉमसन का मॉडल कौन सा था, याद करके बताओ। दैट मॉडल वॉज प्लम पुडिंग मॉडल, यही था ना, दैट वॉज प्लम पुडिंग मॉडल। और उस मॉडल में बहुत सारी कमियां थी, बट उसने ज़रूर ये बताया था कि एटम न्यूट्रल कैसे है। उसने क्या बोला था कि जितना भी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो बस इतनी सी बात थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल। दैट इज थॉमसन सेड हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। व्हेन ही टुक द क्रिसमस पुडिंग, ही टोल्ड द सीड्स एंड द ड्राइड प्लम्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड होते हैं। बाकी का जो वो फ्लावर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स को। तो यही था कि जितना प्रोटॉन पे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, उतना ही उन एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो एज अ होल एटम इज न्यूट्रल बिकॉज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल, ठीक है। समझ गए। ये यहाँ पे आंसर लिखा भी है, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। स्क्रीनशॉट चाहो तो जल्दी से ले सकते हो। डन डनाडन हो गया। चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, बट एज आई सेड अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करो। इसके बाद क्या आएगा, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकती, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट विल हेल्प यू टू गिव द सिग्नल टू योर ब्रेन, ओके ये लिखना है, ये गलत है, ये सही है। हाँ जी, अगला सवाल है, What are the limitations of Rutherford's model of the atom? रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी? अगेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। क्या आप सब मुझे बताएंगे कि रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था? रदरफोर्ड का मॉडल कौन सा था एटम्स? रदरफोर्ड का मॉडल था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल गिराए थे। उसमें क्या कमियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट कमियां थी, जिसकी वजह से ही हम आगे बोहर मॉडल को पढ़ते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या थी, उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं, बस उसने इतना बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस के बाहर चक्कर काट रहे होते हैं। बट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब वो अपनी स्पीड को चेंज कर करके घूमता रहता है, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी इमिटेट करता है, एनर्जी लूज़ करता है। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, एक्सेलरेट का मतलब स्पीड चेंज हो सकती है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, कभी कुछ स्पीड है कभी कुछ, और घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी लूज़ करता चला जाता है। अगर वो एनर्जी लूज़ करेगा तो वो न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा, लूज़ कर करके पास आते आते एक स्पाइरल पाथ बनाएगा, और इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सकता है, दैट कैन फॉल इनटू न्यूक्लियस। और अगर ऐसा हुआ तो एटम कैन नेवर बी स्टेबल, एटम कांट बी स्टेबल, एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता। इस तरीके से एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरी बात में दम लगा आपको कि एटम की स्टेबिलिटी को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में नहीं बता पाया कि वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसीलिए बोहर का मॉडल आया। उसने बोला इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में घूम रहे होते हैं, जिनको ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल बोला जाता है, उनकी एनर्जी फिक्स होती है ना। तो देखो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को नहीं बता पाया कि वो कैसे होती है, सर्कुलर पाथ में एनर्जी लूज करता है, गेन करता है, कुछ नहीं बता पाया, एंड सो एज दिस। ठीक है, जम गई बात जो मैंने बोली। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया सवाल है, कर लेते हैं। इफ K and L shell of an atom are full, then what would be the total value of electrons in the atom? चलो बताओ, K and L shell of an atom are full। आपको पता है बोहर ने बताया था, बरी के साथ मिलके, बोहर एंड बरी रूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं। बीच में होता है न्यूक्लियस, पार होती है सर्कुलर शेल, पहली शेल को K शेल बोलते हो, दूसरी शेल को क्या बोलते हो, L शेल, है ना। और K की कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू 2n² कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। L की कैपेसिटी, अच्छा ये L होगा, थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, इसको एक्स्ट्रापोलेट हो गया वो, ठीक है, ठीक कर दिया मैंने। ये है K और ये है L, और इसकी कैपेसिटी L की कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए जब K और L पूरी तरीके से फुली फिल्ड है। आप बता दो, 2 + 8 दैट इज 10, और 10 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, किसकी होती है स्टूडेंट्स, नियॉन की। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन यही है कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे फिल करोगे, दैट इज 2 and 8। मेक सेंस, समझ में आया बच्चों, आ गया, बता दो यो, जस्ट राइट यो इन द चैट। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रीटी वेल। चलो, is it possible for the atom of an element to have 1 electron, 1 proton and no neutron? ऐसा है तो उस एलिमेंट का नाम बता दो। 1 नंबर का सवाल ही आ सकता है पेपर में, 1 नंबर में आ सकता है। बताओ, एक प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम न्यूट्रल है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बताता है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, बताओ। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है, कि ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, और आपको पता है हाइड्रोजन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 1h1, इट डजेंट हैव एनी न्यूट्रॉन। ये बताता है प्रोटॉन को, ये मास होता है, मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, बिकॉज मास इज ड्यू टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से प्रोटॉन अगर कम करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो न्यूट्रॉन बच गए, 0 न्यूट्रॉन, है ना, 0 न्यूट्रॉन। तो 0 न्यूट्रॉन किस में होते हैं, हाइड्रोजन में। यू कैन ऑल्सो कॉल इट प्रोटियम, क्योंकि 3 आइसोटोप होते हैं, एंड दिस वन इज हाइड्रोजन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटियम। ठीक है बच्चों, ठीक है, डन। बहुत सिंपल सवाल था, सही से लिखोगे तब पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड, वो कहीं ना कहीं नंबर काट भी लेगा, या ना नहीं मज़ा आया उसे इस सवाल में, तो कहीं और काट लेगा कि चलो ये बच्चा पता है बट सही से लिखना नहीं आता इसको। Just make sure you do that properly. अगला सवाल है, write the distribution of electrons in carbon and sodium atom.
इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको उन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? आप बोलोगे इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हो? पहले शेल में 2 जिसको के शेल बोलते हैं, दूसरे में 4 जिसको एल शेल बोलते हैं। ऐसे मेंशन करो, ठीक है। ये नीचे मैंने शेल मेंशन कर दी, ऊपर इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब उसमें 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। मुझे 11 इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है, मैं कैसे लिखूंगी? पहले शेल में होते हैं 2, दूसरी शेल L जिसमें 8 मैक्सिमम आ सकते हैं। इनके बाद 10 फिल कर दिए, 1 बचा, 1 अगली शेल में चला जाएगा। हो गया, हो गया, डन है ना। कोई दिक्कत परेशानी कि सब सॉर्टेड है? यो मैम, फंडा इज सुपर क्लियर, फंडा क्लियर है। बहुत दिनों बाद मैम ने बोला ना, ऐसे पुरानी वीडियोस में देखना, मैम का एक फेवरेट डायलॉग था, है ना, भूले बिसरे हम वापस आ जाते हैं वहीं पे। अच्छा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी बना के दिखा सकते हो, ठीक है, कि हाँ भाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहूँगी तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, दूसरे वाले में 4 हैं, तो 1 2 3 4। आप कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भी दिखा दिया, ठीक है जी। मुश्किल नहीं था ना, बहुत आसान था। हाँ जी, अगला सवाल है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ईजी सवाल है। कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज X and Y are given. Give the mass number of X and Y. What is the relationship between the 2 species? मुझे इन दोनों का मास नंबर बताना है, दोनों के बीच की रिलेशनशिप बतानी है। तो स्टूडेंट्स, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द नंबर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर मास ऑफ द एटम, जिसको आप A से डिनोट करते हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। यहाँ पे कितने हो गए? 6 and 6 12। यहाँ पे कितने हो गए? 14। या आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया, ठीक है। चलिए, अब मैंने मास नंबर बता दिया, साथ में पूछा रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पीशीज। बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है? बहुत ध्यान से देखो, दोनों का मास अलग है लेकिन दोनों के प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन किसको बताता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन किसको बताता है? प्रोटॉन बताता है एटॉमिक नंबर को, यानी कि एक्स और वाई दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है। दोनों कार्बन के आइसोटोप हैं। क्यों? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोटोप। ये कौन सा आइसोटोप है? 6C12 है ना, दूसरे का मास है 14, 6C14। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट सेफर साइड मैंने आपको बता दिया है that they have a relationship, that is they both are isotopes of each other. Why? Isotopes has same atomic number, same elements atom carrying different mass, and that is the isotope concept. क्या आपको ये समझ में आया? Just give me this emoji in the chat. Yo, victory! जीत गए हम, जीत की राह पे आगे बढ़ गए हम, सही कर रहे हैं हम। इसी तरीके से बढ़े चलो। चलिए अगला सवाल, Why do helium, neon and argon have a अंडा, 0 वैलेंसी? बढ़िया सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। कहीं ना कहीं यही आपको बताता है कि जैसे शर्मा जी का बेटा, जैसे पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि उसके जैसे बनो, उसको देखो, उसने ये किया है, उसने वो किया है। बाकी एलिमेंट्स को भी इनकी भाषा, मतलब इनका इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि इनके जैसे बनो। इनके जैसे क्यों बनो? बिकॉज दे ऑल हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसको सब पाना चाहते हैं कि स्टेबल बनो लाइफ में इनकी तरह, ठीक है। हीलियम है, उसका 2 एटॉमिक नंबर है और वो पहले के शेल के अंदर चले जाते हैं। के शेल इज़ द फर्स्ट शेल, और आपको पता है कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का होना मतलब वो डुप्लेट रूल को क्या कर रहा है? डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब वो स्टेबल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हैं, तो उसको और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2-8, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 18 इलेक्ट्रॉन है, 2-8-8 KLM, ठीक है, 2-8-8। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, मतलब ये अपना ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं।
और जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. They all are said as what? They all are having the inert gas nature. They are inert. Inert का मतलब they cannot react with anything. Now it has been asked that why they have zero valency. वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई सब्सटेंस किसी से कंबाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करेगा. ये तो किसी से कंबाइन करना ही नहीं चाहते ना. आप यही बोलो दे हैव अ फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, दे डोंट वांट टू कंबाइन विद अदर एटम्स एज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, एंड एज दे आर ऑलरेडी स्टेबल दे फॉलो जीरो वैलेंसी. वैलेंसी बताती ही कंबाइनिंग कैपेसिटी को है. ये कंबाइन ही नहीं करना चाहते तो वो कंबाइन करने की कैपेसिटी अंडा है, ज़ीरो है. Am I making sense? Is funda super duper clear? At least this question, इस क्वेश्चन का चलिए सवाल करने की कोशिश करिए. ये गिविंग यू सम टाइम. वैलेंसी निकालो क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की. आई होप आप सबको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनका मास पता है, बिकॉज दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. हो गया स्टूडेंट्स? आसान है कि मुश्किल है? वैलेंसी निकालने पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है. घुमा फिरा के देगा, इन एलिमेंट्स का नहीं दिया किसी और का दे देगा. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, सल्फर का है 16 और मैग्नीशियम का है 12. ठीक है. मुझे हर एक का इंडिविजुअली क्या बताना था, हर एक का इंडिविजुअली क्या बताना था, वैलेंसी. वैलेंसी के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है. कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 286 क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है. कॉन्फ़िगरेशन हो गई 282 क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन हेल्प इन टेलिंग द वैलेंसी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया. मैं बहुत ही इलेबोरेटिव तरीके से आपको समझा रही हूँ और मैंने ये रूल बताया था, ये तरीका बताया था निकालने का. अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम या 4 के इक्वल है, ठीक है, 4 से कम या 4 के इक्वल है तो वैलेंसी विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो बस अब निकाल लो. अगर मैं इसकी बात करूं 7 जो 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी कितनी आ गई, 8 माइनस 7 दैट इज 1. वैलेंसी कितनी आ गई, 8 माइनस 6 दैट इज 2. वैलेंसी कितनी आ गई, 2, क्योंकि ये वैल्यू 4 से कम है. यही हमसे पूछा था. किसी को कोई परेशानी क्या, किसी को कोई दिक्कत? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है वैलेंसी क्या है कि वो क्या करे कि वो स्टेबल हो जाए. तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए. एक इलेक्ट्रॉन को लेना है वैलेंसी 1, क्योंकि वैलेंसी यही होती है किसी के साथ कंबाइन करने के लिए या एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, लेना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है. वो नंबर बताता है, वो नंबर उसकी वैलेंसी है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने लिए, कितने शेयर किए. इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा क्योंकि जैसे लूज़ करेगा उसका ऑक्टेट फॉलो हो रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान है, यहाँ पे सेम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है. 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज़ करना आसान होता है, 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन करना आसान होता है. जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 4 को लूज़ और गेन दोनों मुश्किल होता है. तो 4 में क्या होता है, बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, क्योंकि 4 शेयर कर लेगा 8, है ना. चलिए बहुत सिंपल. चलिए अगला सवाल है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम इज 285. गिव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फाइड आयन. जब भी कोई नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है यू हैव टू एंड इट विद आइड. तो ये P के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज जो है इसका मतलब क्या है, इसको आप क्या बुलाते हो, फॉस्फाइड आयन. जैसे क्लोराइड ऑक्साइड, उसी तरीके से हमें क्या बताना है, फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी दैट इज 285. हमें फॉस्फाइड की बतानी है और 3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, गेन कर लिया है 3 इलेक्ट्रॉन का. कैसे पता,
3 नेगेटिव चार्ज, हर एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे, क्योंकि वैलेंस शेल में जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बाहर है, वहाँ इलेक्ट्रॉन का आना आसान है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो आयंस बनते ही क्यों हैं, एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता ही क्यों है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, ताकि वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले नॉर्मल गैस वाली, इसलिए आयन बनते हैं, ऑपोजिट चार्ज बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आफ्टर लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इजी सवाल था ना, चैट में लिखो ज़रा, बताओ मुझे। यस मैम, इजी पीजी है ना, इजी पीजी। ऑल राइट देन, ऑल राइट, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बहुत आसान है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तरीका मैं करके बताती हूँ, एक तरीका ऑलरेडी लिखा हुआ है, एडेड है। सवाल है, इफ़ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप, एक है 35 ब्रोमीन 79, 35 एटॉमिक नंबर है, 79 मास है, उनकी अबंडेंस परसेंटेज गिवन है 49.7, दूसरा 35 ब्रोमीन 81 जिसका मास 81 है, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। बहुत सिंपल बात है, जब भी एलिमेंट्स आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि उनके एटम्स एक से ज़्यादा टाइप का मास कैरी कर रहे हैं, हमें एवरेज करना ज़रूरी है। और एवरेज बस ऐसे नहीं करोगे, दोनों मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो कि 2 एलिमेंट है, आपको उनकी अबंडेंस भी कंसिडर करनी पड़ती है। तो एवरेज मास कैसे निकालते हो, पहले वाले का मास इंटू उसकी अबंडेंस, दूसरे वाले का मास इंटू उसकी अबंडेंस, प्लस तीसरे वाले का मास इंटू तीसरे वाले की अबंडेंस, अगर 3 होते तो एंड सो ऑन चलता चला जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। A1 पहले वाले की अबंडेंस, A2 दूसरे वाले की अबंडेंस। पहले वाले का मास कितना गिवन है 79, अबंडेंस कितनी है 49.7। आपको पता है कि अगर 5 से ज़्यादा हो डेसिमल वैल्यू तो आप उसमें एक पावर ऐड कर सकते हो, तो 49.7 को मैं 50 लिख सकती हूँ कि अगर ये जो डेसिमल वैल्यू 5 से ज़्यादा हो तो आप आसान बनाने के लिए एक पावर ऐड कर दो, तो वो 50 हो गई, ठीक है। प्लस दूसरे वाले की मास कितना है 81, अबंडेंस 50.3, 5 से कम है, उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, 50 हो गई। टोटल पावर आई मीन टोटल अबंडेंस 50 + 50। अच्छा, दूसरा तरीका भी बताऊंगी, चिंता नहीं करने का, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको ऐसे इंडिविजुअली भी ले सकते हो, ये 100 था ना, प्लस है तो इन दोनों के नीचे ले लो, तोड़ दिया मैंने उसको एलसीएम को, 81 × 50/100, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। ये गया 2 पे, ये गया 2 पे, 79/2 प्लस 81/2, एलसीएम आ गया 2, तो 79 + 81/2 160/2 विच इज 80 यूनिट। यू गॉट योर आंसर, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत? फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मैम करके दिखाओ, पूरा पूरा लेके दिखाओ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने यहाँ कर दिया, 79 × 49.7 पूरा पूरा ले लिया मैंने, ठीक है, 49.7 प्लस 81 × 50.3 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल अबंडेंस जो सम है वो हमेशा 100 आता है, कर भी सकते हो। 49.7 + 50.3, 49.7 50.3, 7 3 10 1 100, ठीक है। अबंडेंस का अगर परसेंटेज में है हमेशा सम 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो 79 को इससे मल्टीप्लाई किया 3926.3, 81 को 50.3 से मल्टीप्लाई किया 4074.3। बस कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट आई एम श्योर फिर भी आप कर सकते हो, इतनी मैथ तो आप सबको आती है। सम किया 8000.6 डिवाइडेड बाय 100, 100 है तो 2 डेसिमल यहाँ पे पॉइंट लगा लो, 80.006 है ना, यही होता है ना, 80006 डिवाइडेड बाय 100, 0.6 था यहाँ पे, तो 100 से डिवाइड करना है, ये डेसिमल 2 0 से इधर आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, और कॉम्प्लिकेट करना है तो 8000.6 डेसिमल हटा दो 10,
नीचे लगा है 100, 8006 डिवाइडेड बाय 1000। इसको आप कैसे लिखोगे? 1 2 3, 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, पिछली बार जो आंसर आया ऑलमोस्ट एक्यूरेट था, ये एकदम करेक्ट आंसर आपको निकाल के दे दिया है हमने। ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है, हम श्योर इतनी कैलकुलेशन कर लोगे आप। ठीक है जी, देखो फिर अल्टीमेटली उसको वही लिखा है कि 2 डेसिमल तक 0 था तो वो उसको नेग्लेक्ट कर दिया। घुमा फिरा के कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, है तो कान ही, वो वाली बात हो जाती है ना। हाँ, तो इतना घबराने का नहीं, चिंता नहीं करने का। सवाल समझ आ गया तो थम्स अप दे दो। चलो, सवाल समझ आ गया तो थम्स अप दे दो जल्दी से। आ गया? अरे वाह, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया। ग्रैंड है और प्लस बढ़िया भी है। ग्रैंड क्या है कि आप सब लोगों का जो फेमस बैच है जो हम हर साल चलाते हैं, लाइक द्रोणा बैच इज बैक। आप सबके जो टीचर्स हैं, आपके प्यारे प्यारे टीचर्स हैं वेदांतु के, लाइक ऑसम टीचर्स, आपको एक वैरायटी भी देखने को मिलेगी और आपको समझ आएगा कि वेदांतु के सारे टीचर्स आर लाइक सुपर डुपर ऑसम। तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बैच है, 2 से 3 महीने का टाइम है आपके पास। इस बैच का हिस्सा बनने का एक रिवीजन बैच ही है, तो हर बच्चा आप एग्ज़ाम फोड़ सकता है क्योंकि उसके पास हमारे मैथ्स के, केमिस्ट्री के, सोशल साइंस के, इंग्लिश के, एसएसटी के, सब के अमेजिंग टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते ना, आपके पास उसका एक्सेस है। मान लो मार्च तक होते हैं तो मोटा मोटा 3 महीने हैं। 3 महीने का कोर्स का प्राइस पता है क्या है? 5000 नहीं, आपने एजी प्रो कोड लगाया हुआ है, आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है और 4000 में। 4000 को 3 से डिवाइड करो। चलो 4000 को 3 से डिवाइड करो। 4000 डिवाइडेड बाय 3 है ना, 1333। अब ये जो है पर मंथ का प्राइस है, लेकिन एक सब्जेक्ट का नहीं है, 6 सब्जेक्ट्स का है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, एसएसटी। अब इसको 6 से डिवाइड करो। 222.22, 222 रुपये हर एक सब्जेक्ट का आप हर महीना दे रहे हो, विच इज़ नॉट टू मच, राइट? है ना। और इसमें फ़ायदे क्या मिल रहा है? पूरा 9th क्लास के ये सारे 6 सब्जेक्ट्स का रिविजन विद डाउट सॉल्विंग। आप अपने डाउट्स में पूछ पाओगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे सब्जेक्ट्स के कि आपको पता पेपर ऐसा दिखता है, उसको अटेम्प्ट कैसे करें सही टाइम में। फुल टेस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। फुल टेस्ट के अलावा पूरे सिलेबस का रिविजन भी हो रहा है। चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स मिलेंगे, तत्वा बुक्स वाले बेस्ट असाइनमेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कर ली, इधर उधर ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वेदांतु की डाउट ऐप का भी एक्सेस मिलेगा। इन 2 से 3 महीनों में आई एम श्योर आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे क्योंकि आप पढ़ाई में अभी सबसे ज़्यादा सीरियस हो गए। तो जो भी डाउट आता है एक्सेप्ट योर क्लासेस, क्लास के टाइम के अलावा भी अगर आपको पूछना हो, डाउट ऐप पे आपको एक्सेस मिलेगा। जस्ट आस्क अनलिमिटेड डाउट्स। यानी कि 222 भी कैसे हो व्हेन इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑल्सो अवेलेबल। 222 रुपीज़ पर सब्जेक्ट विद डाउट सॉल्विंग, विद असाइनमेंट, विद क्लास के टीचर्स, विद इन क्लास डाउट सॉल्विंग, विद मॉक टेस्ट। तो you guys can plan it, it will help you. So remember, Drona batch is the most prestigious batch and the final revision batch, and AG Pro से you are getting it in a discount too. तो प्लीज़ अवेल इट क्योंकि बहुत कम सीट्स अवेलेबल है। आई गेस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अपना नुकसान मत करिए, ठीक है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं टाइम से कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। जस्ट लीव अ हार्ट अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। और इसी तरीके से हर एक क्लास में जुड़ते रहिए। मुझे बताइए अगला क्या चाहिए, क्या टॉपिक पे हम कर सकते हैं। इफ़ यू वांट सरप्राइज टेस्ट ऑफ द इंटायर सिलेबस, कोई पर्टिकुलर चैप्टर का, किसी चैप्टर की प्रैक्टिस और कराऊँ मैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ज़रूर पढ़ूँगी और उनके ऊपर वीडियो पक्का लेके आऊँगी, ठीक है। तो VIP सीरीज़ का आज एंड हो रहा है। इसके साथ एक और भी अमेजिंग सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आएंगे। वेट करते रहिए, फॉलो करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। मैं मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता एटम्स।